हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आज हम 11th क्लास की जो बायोलॉजी है उसमें चैप्टर नंबर 1 और 2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करना चाहते हैं कि चैप्टर नंबर 1 और 2 के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व करें। तो पहला सवाल, वर्गीकरण की परिभाषा, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन। वर्गीकरण की परिभाषा क्या होता है? क्लासिफिकेशन बताइए। देखो, क्लासिफिकेशन क्या है? वर्गीकरण यानी किसी भी वस्तुओं को, किन्हीं भी चीज़ों को या किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो वस्तुएं हैं अपने आसपास की, उन वस्तुओं को भिन्न भिन्न वर्गों में बांटना ही वर्गीकरण है। यानी किसी भी चीज़ को डिवाइड करना या क्लासिफाइड करना ही तो क्लासिफिकेशन है, वही वर्गीकरण कहलाता है। यानी भिन्न भिन्न वर्गों में बांटना ही वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है ना। जैसे कि हम गांव के अंदर जितने लोग होते हैं उसको हम कैटेगरी वाइज बांटते हैं, जैसे कि ये पुरुष हैं, ये महिलाएं हैं, इस प्रकार से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। लड़के लड़कियों को अलग अलग कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को उनके वर्गों के आधार पर भिन्न भिन्न समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। सवाल नंबर 2, वर्गीकी क्या है? ये वर्गीकी शब्द है टेक्सोनॉमी। क्या है वे? डिफाइन कीजिए टेक्सोनॉमी को। तो मैं इस शब्द को थोड़ा सा विस्तार से आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो हम ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको यहाँ पर ले रहे हैं, टेक्सोनॉमी। जो टेक्सोनॉमी वर्ड है, 2 वर्ड शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है टेक्सोन और दूसरा है नोमस। टेक्सोन का मतलब क्या होता है? वर्ग, क्लास। और नोमस का मतलब होता है नोमेनक्लेचर, नामकरण। यानी एक तो हो गया वर्ग और दूसरा क्या हो गया? नामकरण। किसी भी चीज़ को उनका नामकरण करके भिन्न भिन्न वर्गों में बांटना ही क्या है? वर्गीकी कहलाता है। बट एक्चुअल में जो टेक्सोनॉमी जो टर्म है, ये 3 शब्दों का ग्रुप है। कौन कौन से? नंबर 1 क्लासिफिकेशन, दूसरा नोमेनक्लेचर, तीसरा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, ये 3 शब्दों का समूह है। पहला क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण, नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण और आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान। यानी किसी भी चीज़ की पहले पहचान करो, फिर नामकरण, फिर उसको वर्गों में बांटना। इन तीनों चीज़ों को यदि एक साथ में आप फॉलो करते हैं तब वही चीज़ क्या निकल कर आती है? टेक्सोनॉमी। इसे क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। इसका टेक्सोनॉमी का एक फर्दर नाम भी है जिसको अपन बोल सकते हैं सिस्टेमेटिक्स। तो बहुत बार कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि टेक्सोनॉमी का दूसरा क्या नाम है? सिस्टेमेटिक्स। तो टेक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक्स दोनों एक ही वर्ड हैं जिनका मतलब वर्गीकीय है। तो वास्तव में इसमें वर्गीकरण, नामकरण और पहचान, ये तीनों एक साथ होती है ना, ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की, उसे क्या कहेंगे? टेक्सोनॉमी कहेंगे। ये है आपका वर्गीकी। सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल पूछा जा रहा है, द्विजगत प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? द्विजगत बायोनियल मेथड किसने दिया था? द्विनामपत्ति जिसने दी थी उन्होंने ही द्विजगत प्रणाली दी थी। किसने दी थी भाई? याद है आपको बेटा? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। तो द्विजगत प्रणाली किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दी थी। सवाल नंबर 4, पंच जगत प्रणाली क्या है? 5 किंगडम सिस्टम। ये किसने दी थी? क्या है ये तो बाद में चर्चा करेंगे। ये प्रणाली दी थी H.F. विटेकर ने 1969 में। H.F. विटेकर नाम का जो वैज्ञानिक था ना, उसने पंच जगत प्रणाली दी थी। उन्होंने दुनिया में जितने प्लांट हैं, जितने एनिमल्स हैं, उन सब को 5 जगत यानी किंगडम में बांटा था। उन्हीं का नाम पड़ा पंच जगत प्रणाली।
और वो 5 जगत कौन से थे आपको पता है? पहला जगत मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक यानी फंजाई, चौथा प्लांटी यानी पादप जगत, और 5वां एनिमिलिया यानी जंतु जगत। तो पंच जगत प्रणाली क्या है? पंच जगत प्रणाली सर्वप्रथम H.F. विटेकर ने दी थी 1969 में। उन्होंने दुनिया में जितने प्रकार के सजीव हैं उसे 5 वर्गों में बांटा था, 5 जगत में बांटा था, उसे ही पंच जगत कहते हैं। और वो 5 जगत कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। उसमें हम कौन से जगत के प्राणी हैं? एनिमिलिया, जंतु जगत के प्राणी हैं। सवाल नंबर 5, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई का नाम। क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है बेटा जाति। कौन सी होती है? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है स्पीसीज। जाति होती है कैसे? वो आपने क्लासिफिकेशन का टर्म पढ़ा कि सबसे पहले है ना अपन क्या लिखते हैं बेटे? जगत लिखते हैं। जगत से छोटी इकाई क्या हो? सबसे बड़ा तो जगत है ना, जगत के बाद में प्लांट है तो प्रभाग आएगा, और जंतु है तो यहाँ पर क्या आएगा? संघ। ये बात याद रखेंगे, जंतु के लिए संघ है और प्लांट के लिए प्रभाग। उसके बाद में वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। तो सबसे बड़ी जगत, प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। तो जाति सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। और जगत क्या है? सबसे बड़ी इकाई है। तो जातियाँ मिलकर क्या बनाती हैं? वंश बनाती हैं, और वंश मिलकर क्या बनाते हैं? कुल, फिर गण, फिर वर्ग, प्रभाग और जगत। याद रखना, संघ और प्रभाग में क्या अंतर है? जब किसी जंतु का वर्गीकरण करेंगे तब संघ शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और प्लांट है तब किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रभाग शब्द का। तो सबसे बड़ी इकाई वर्गीकरण की होती है जगत, और सबसे छोटी इकाई होती है जाति। चलो सवाल नंबर 6, कौन सा है छठा सवाल? मोनेरा जगत के लक्षण। अब 1 या 2 लक्षण हैं तो आप बता सकते हैं, इसके तो बहुत लक्षण होते हैं, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट जो 2 या 3 लक्षण हैं उसको पकड़ के रखना, उसको याद रखना माइंड के अंदर। तो मोनेरा कौन सा जगत है बेटा? पंच जगत प्रणाली का जो सबसे छोटा और सबसे पहला जगत है उसे ही क्या कहते हैं? मोनेरा जगत हैं कहते हैं। मोनेरा जगत के लक्षण बेटा क्या होंगे? मोनेरा जगत के लक्षण, मोनेरा जगत के अंदर सबसे बड़ा जो लक्षण है ना, इस जगत के सारे प्राणियों की कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक। ये याद रखना, मोनेरा जगत के सभी प्राणियों की कोशिका कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब ऐसी कोशिकाओं में केंद्रक के चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं होती, केंद्रक झिल्ली नहीं होती। क्या होगा यदि केंद्रक झिल्ली नहीं होगी? जब केंद्रक झिल्ली नहीं होती तो उस कंडीशन में आनुवांशिक पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है, यानी जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए कहाँ रहेगा? कोशिका द्रव्य में। और केंद्रक के चारों ओर झिल्ली होती तो कहाँ रहता? केंद्रक के अंदर। तो जिन कोशिकाओं में केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और ऐसी कोशिकाओं वाले जीव आपको कौन से जगत में मिलेंगे? केवल और केवल मोनेरा जगत में मिलेंगे। याद रखेंगे। तो मोनेरा जगत का सबसे बड़ा लक्षण तो क्या है? ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। फिर बेटा इनके जो जीव होते हैं उसमें सेल वॉल पाई जाती है केवल एक माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। इस वर्ग में जितने भी हैं वहाँ फ्लैजिला और सीलिया मिलेंगी आपको, कशाभिकाएँ और पक्षमाभिकाएँ मिलेंगी। 1-2 एग्जाम्पल आप ध्यान में रखोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि जीवाणु, बैक्टीरिया जितने प्रकार के होते हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया किस जगत के प्राणी हैं? मोनेरा जगत के प्राणी हैं। आई बात समझ में? तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होते हैं, उनमें सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका द्रव्य के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है, जीव सूक्ष्म होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि सारे के सारे जीवाणु। अगला सवाल, माइकोप्लाज्मा को जीव जगत का जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। जब मैंने आपको थ्योरी की क्लास पढ़ाई थी ना इन्हीं चैप्टरों की,
तो मोनेरा जगत का जब डिस्क्रिप्शन किया था तो थोड़ा सा याद कीजिए, वहाँ हमने इसका जिक्र किया था। मोनेरा जगत को 4 भागों में बांटा गया है, याद आ रहा है कुछ? कौन से? आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। 4 प्रकार के थे ना। तो उसमें जो माइकोप्लाज्मा उसे जीव जगत का जोकर कहा था हमने। क्यों कहते हैं उसे जीव जगत का जोकर? क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती और जिसके चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होती और एक कोशिकीय जीव होता है, उसकी जो संरचना है वो बिगड़ जाती है, वो पलटता रहता है। तो माइकोप्लाज्मा को जीव जगत का जोकर इसलिए कहते हैं क्योंकि माइकोप्लाज्मा के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होती। इसके कारण इसके शरीर की संरचना है वो बदलती रहती है, वो स्थायी नहीं रहती। तो अपने शरीर की संरचना को बार बार बदलने के कारण इसे क्या कहा जाता है? जोकर। क्योंकि जोकर ऐसा ही तो करता ना, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र पहनकर ऐसे ही कुछ हरकतें करता रहता है, इसलिए उसे जोकर कहते हैं। तो जीव जगत का जोकर किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। सवाल नंबर 8, नीलहरित जीवाणु का 2 उदाहरण। अब पहले तो ये देखिए कि नीलहरित जीवाणु क्या हैं और कौन से जगत के प्राणी हैं। नीलहरित जो जीवाणु हैं वो मोनेरा जगत के प्राणी हैं। और मोनेरा जगत में तो सारे जीवाणु आते हैं, या नीलहरित जीवाणु या माइकोप्लाज्मा आता है। तो नीलहरित जीवाणु के 2 उदाहरण की यदि बात करें, नीलहरित शैवाल को ही कहा जाता है ना। नंबर 1 होता है बेटे नोस्टॉक, नंबर 2 है एनाबीना। नोस्टॉक और एनाबीना। आई बात समझ में? ये 2 माइकोप्लाज्मा ऐसे हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं तो शैवाल, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स रखते हैं, इसलिए इसे मोनेरा जगत में इन्वॉल्व किया गया है। नोस्टॉक और एनाबीना ये 2 किसके एग्जाम्पल है बेटा? याद रखोगे, ये साइनोबैक्टीरिया। नीलहरित जीवाणु का दूसरा क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया। नीलहरित जीवाणु को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। सवाल नंबर 9, प्रोटिस्टा जगत के मुख्य लक्षण। प्रोटिस्टा जगत, तो पहला जगत कौन सा हुआ? पहला जगत हमारा हुआ मोनेरा, दूसरा कौन सा है? प्रोटिस्टा। यहाँ प्रोटिस्टा जगत के लक्षण पूछे हैं। मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या है? सबसे बड़ा अंतर, मोनेरा में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। उसके अलावा चारों जगत कौन कौन से? प्रोटिस्टा, कवक, एनिमिलिया और प्लांटी, चारों में जो कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं। तो प्रोटिस्टा जगत का पहला लक्षण तो क्या हो गया? प्रोटिस्टा जगत की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? यूकैरियोटिक होती हैं। कैसी सेल होती हैं? यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा जगत की सभी कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं, अर्थात उनमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली होती है, या यूँ कह सकते हैं कि उनका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए कहाँ रहता है? केंद्रक के अंदर रहता है। ठीक है। और प्रोटिस्टा जगत के क्या हैं? प्रोटिस्टा जगत में एनिमल आते हैं, एक कोशिकीय के जीव आते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। तो जंतु आते हैं उसके अंदर, एनिमल आते हैं। कौन से एनिमल? जो एक कोशिकीय होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, जिनकी सेल्स का टाइप यूकैरियोटिक होता है, वो किस में शामिल होंगे? प्रोटिस्टा जगत के प्राणी होंगे। वैसे आप पीछे वाले वीडियो को देखेंगे जहाँ प्रोटिस्टा पढ़ाया गया था, तो आप प्रोटिस्टा के लक्षण वहाँ से अच्छे से नोट कर सकते हो। सवाल नंबर 10, मोनेरा और प्रोटिस्टा में अंतर। ये सवाल 2 बार हुआ। देखो, मोनेरा के लक्षण और प्रोटिस्टा के लक्षण, दोनों के लक्षण को लिखकर समानताओं को छोड़कर असमानताओं को नोट कर लो, वही उसके क्या हो जाएंगे? अंतर हो जाएंगे। तो मोनेरा में कैसे जीव आएंगे? प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में कैसे आएंगे? यूकैरियोटिक। पहला अंतर, मोनेरा में जीवाणु आते हैं और प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय के जीव आते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हो। मोनेरा में क्या है बेटा? लैक्टोबैसिलस दही का जीवाणु है, या अन्य प्रकार के जो जीवाणु हैं वो हैं, या माइकोप्लाज्मा है। प्रोटिस्टा में क्या है? अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये आएंगे। मोनेरा के जो जीव हैं वो क्या हैं? उसमें सेल वॉल होती है। मोनेरा वर्ग के जो प्राणी हैं उनमें कोशिका भित्ति होती है, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी जीवाणुओं में कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्रोटिस्टा के जो जंतु होते हैं उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हो सकता है मोनेरा वाले में, कुछ में जैसे साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। कुछ अपवाद जरूर है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। सवाल नंबर 11,
किस जीव को पादप एवं जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। किस जीव को पादप एवं जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी माना जाता है? क्या दुनिया में ऐसा कोई जीव हो सकता है जिसे ना तो ठीक से पादप कह सकते हैं और ना ही हम ठीक से उसे जंतु कह सकते हैं? बहुत कोई जीव हो ही नहीं सकता ऐसा, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें कुछ ऐसे आपको मिल सकती हैं। तो मैं सीधा सीधा उसका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, फिर उसको पढ़ते हैं अपन। ये क्षमता उस परमपिता परमेश्वर ने किसी जीव को दी है तो केवल एक जीव को दी है, जिसका नाम है युगलिना। इसके पास इतनी अद्भुत शक्ति है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत शानदार प्राणी है, ऐसा जिसको चमत्कारी कोई जीव हो सकते हैं जिसको दोनों चीज़ें मिल जाएं, जो प्लांट की कैटेगरी में भी आए और जंतु की कैटेगरी में भी आए। ऐसा क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, युगलिना एक जानवर है, एक जंतु है, एक कोशी के जीव है। तो जंतु तो सारे पर्पसिव होते हैं, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, तभी तो वो जंतु हैं। यदि अपना भोजन स्वयं बना पाते, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कर पाते, तब तो उसे किस में शामिल कर दिया जाता? पादप में। पर इसको ना तो पादप मानते ना जंतु, दोनों के बीच की योजक कड़ी है माना जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो युगलिना है वो क्या है बेटे? जंतु है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसके कारण इसे क्या कह सकते हो? पादप भी। और वो कौन सी चीज़ है? वो चीज़ है उसके अंदर पाई जाने वाली क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण ये क्या कर लेगा, क्या कर सकता है? इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? क्लोरोप्लास्ट होगा इसके अंदर तो ये क्या कर सकता है? देखो, युगलिना एक ऐसा जंतु है, प्रोटोजोआ वर्ग का प्राणी है, जो बहते हुए पानी में रहता है और पानी के जो सूक्ष्म जीव हैं उससे भी छोटे, उनको मार कर खा जाता है, यानी वो तो जंतु है। लेकिन युगलिना की जो बॉडी है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो जब युगलिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आता है तो अपना भोजन स्वयं बना सकता है, यानी प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है। इसी कारण युगलिना पादप एवं जंतुओं के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। आई बात समझ में? तो युगलिना को पादप एवं जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी इसीलिए मानते हैं क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना सकता है। अन्यथा ये प्रकाश संश्लेषण नहीं होने पर यह जल में तैरकर अन्य सूक्ष्म जीवों को मारकर अपना भोजन बना कर लेता है। इस प्रकार से आपका 11वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। कंपटीशन के एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, तो आप थोड़ा सा अपने जहन में रखेंगे। सवाल नंबर 12, सीलिया तथा फ्लैजिला में क्या अंतर है? वैसे ये प्रोटिस्टा वर्ग के बहुत अच्छे लक्षण हैं। सीलिया और फ्लैजिला आपको कहाँ मिलेंगे? प्रोटिस्टा जगत के जो प्राणी हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलो चर्चा करते हैं। सीलिया और फ्लैजिला में अंतर की बात करें तो जैसे कि एक एनिमल है, ये पैरामीशियम की बात करूँ, एक मैं युगलिना की बात करूँ, तो युगलिना में तो इस प्रकार का एक फाइबर निकला होता है और जो पैरामीशियम है उसकी बॉडी के चारों ओर आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर मिलती हैं। तो बॉडी के चारों ओर बहुत ज़्यादा संख्या में यदि छोटे छोटे प्रवर्ध भाग निकले होते हैं ना, तो इन्हीं चीज़ों को बेटा सीलिया कहते हैं। और बॉडी के बाहर एक या दो तंतु में स्ट्रक्चर होती हैं बड़ी, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें फ्लैजिला कहते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है ना? तो सीलिया तो क्या होते हैं? छोटी छोटी संरचना होती हैं बॉडी के बाहर बहुत ज़्यादा संख्या में। फ्लैजिला एक या दो होते हैं और लंबे आकार के होते हैं, लंबी साइज होती है वो फ्लैजिला। तो ये फ्लैजिला और ऐसी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? सीलिया। और मोस्टली दोनों किस प्रकार के जंतुओं में पाए जाएंगे? प्रोटिस्टा वर्ग के जंतुओं में। पैरामीशियम है, युगलिना है, क्लेमाइडोमोनास है, वहाँ जो जंतु हैं उसमें आपको ऐसा मिलेगा। सवाल नंबर 13, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो फंजाई जो कवक है उसकी जो सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी होती है? मेन जो कंपोनेंट होता है ना वो तो होता है उसमें काइटिन, लेकिन सेलुलोज भी होता है। तो आप कह सकते हो किसकी बनी होती है? काइटिन और सेलुलोज। तो कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन एवं सेलुलोज की बनी होती है। याद रखना, कंपटीशन के एग्जाम से बहुत अच्छा चीज़ है, अच्छी सवाल है। 1 या 2 नंबर का सवाल आपके 11th-12th क्लास में भी आता है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बेटे? काइटिन और सेलुलोज की बनी होती है। अगला सवाल नंबर 14, एक कोशी के कवक का एक उदाहरण। एक बात मैं आपको और बता दूं, जितने प्रकार की कवक जगत है, जो तीसरा जगत है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, जो तीसरा जगत फंजाई जिसे कवक जगत भी कहते हैं, सारे के सारे कवक बहुकोशी के होते हैं। जितने प्रकार के कवक हैं
वो सारे के सारे कवक ही क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन एक ऐसा कवक है जो एक कोशिकीय होता है, उसका नाम लिख दे रहा हूँ, यीस्ट। याद रखना, और महत्वपूर्ण भी है। यीस्ट नामक ऐसा कवक है जो क्या होता है बेटे, एक कोशिकीय होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। सवाल नंबर 15, लाइकेन क्या है? लाइकेन क्या है? लाइकेन वैसे तो कोई प्लांट नहीं है, लाइकेन एक प्रकार का सिम्बायोसिस है, गठबंधन है, एक सहजीविता का उदाहरण है। यानी दो प्लांट यदि आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो उसे सहजीविता कहते हैं। और ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जिन्हें लाइकेन कह सकते हैं। जैसे कि यदि किसी कंडीशन में एल्गी मतलब शैवाल, और दूसरा लिख रहा हूँ मैं फंजाई, शैवाल और कवक, शैवाल और कवक यदि एक साथ रहें, किसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि शैवाल भी वही है और कवक भी वही है, दोनों आपस में एक दूसरे से टच में हैं, दोनों जुड़कर जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटे, लाइकेन कहते हैं। यानी शैवाल और कवकों के समूह को, यानी उसकी सहजीविता को लाइकेन कहते हैं। जैसे एक लाइकेन का एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, पारमेलिया। पारमेलिया एक लाइकेन है। तो इसमें करते क्या हैं, शैवाल को जो अंश है उसे शैवालांश कहते हैं, कवक का जो अंश है उसे कवकांश कहते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण करने का काम तो शैवाल करेंगे, और पानी को लाने का काम कौन करेंगे, कवक करेंगे। तो कवक पानी लेकर आएंगे, जल की व्यवस्था करेंगे, और शैवाल है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेंगे। तो दोनों को भोजन मिल जाएगा, दोनों को पानी मिल जाएगा, तो दोनों आपस में मिलजुल कर रहेंगे। ऐसे प्लांटों के समूह को क्या बोलते हैं, लाइकेन। यानी शैवाल और कवकों के समूह को लाइकेन कहा जाता है, जैसे कि पारमेलिया। सवाल नंबर 16, PPLO का पूरा नाम, फुल फॉर्म। PPLO जैसे न्यूमोनिया जैसे जीवधारी होते हैं, तो PPLO की फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ मैं, उसके नीचे ही लिख रहा हूँ PPLO। तो P4 है प्लोरो, फिर से जो P आया है उसका मतलब है न्यूमोनिया। याद रखना, न्यूमोनिया में P साइलेंट रहता है। प्लोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, हिंदी में इसे क्या लिखेंगे, न्यूमोनिया जैसे जीवधारी। ठीक है, याद रखेंगे। PPLO का मतलब है प्लोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, न्यूमोनिया जैसे जीवधारी। ये सबसे छोटे जीव होते हैं, इन्हें PPLO कहा जाता है। जैसे कि माइकोप्लाज्मा को यही कह सकते हो आप, है ना। तो PPLO, P साइलेंट रहेगा न्यूमोनिया में, PNEUMONIA, प्लोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सवाल नंबर 17, ब्रायोफाइट तथा टेरोफाइट में अंतर। ये अगले चैप्टर से आ गया, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए कि ब्रायोफाइट और टेरोफाइटा में क्या अंतर है। तो बहुत अंतर होते हैं, लेकिन आपको एक मेन अंतर याद रखना है। वो कौन सा है, ब्रायोफाइटा के जो प्लांट होते हैं उसमें समनोतक नहीं होते, यानी जाइलम फ्लोएम नहीं होते। टेरोफाइटा में जाइलम फ्लोएम होते हैं। इससे बड़ा कोई अंतर है नहीं, हालांकि बहुत है, लेकिन मेन यही है। इसलिए ब्रायोफाइटा को नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, और टेरोफाइटा को वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, समवनी अपुष्पोद्भिद। ठीक है, तो ब्रायोफाइट के जो प्लांट होते हैं उसमें बेटा जाइलम फ्लोएम नहीं होते, टेरोफाइटा के प्लांट में जाइलम फ्लोएम होते हैं। और अंतर की बात करें तो ब्रायोफाइटा के जो पादप होते हैं वो जड़, तने और पत्तियों में बंटे हुए नहीं होते, टेरोफाइटा में ऐसा होता है, वो जड़, तने और पत्तियों को रखते हैं, बटे होते हैं, डिवाइड होते हैं। सवाल नंबर 18, असमवनी क्रिप्टोगेम से क्या तात्पर्य है? यही सवाल आ गया। असमवनी का मतलब ऐसे पादप जिसमें समनुतक नहीं होते, और क्रिप्टोगेम्स का मतलब क्या है? क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है अपुष्पोद्भिद, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें फूल नहीं आते। तो असमवनी क्रिप्टोगेम्स तो बेटा शैवाल और ब्रायोफाइट हैं, और यदि यहाँ पर समवनी क्रिप्टोगेम्स आता तब टेरोफाइट। समझ रहे हो सारी बात? असमवनी क्रिप्टोगेम्स का मतलब ऐसे पादप जिसमें समनुतक नहीं होते और फूल भी नहीं आते। वो कौन से हैं? शैवाल और ब्रायोफाइट। टेरोफाइट के प्लांट क्या होते हैं? क्रिप्टोगेम्स तो होते हैं, लेकिन वो समवनी होते हैं, उसमें जाइलम और फ्लोएम होता है, तो वे समवनी क्रिप्टोगेम्स हैं। ठीक है। 19वां सवाल, माइसीलियम क्या है? माइसीलियम का जो हिंदी नाम है वो है कवक जाल, यानी कवकों का जाल। तो कवक है ना, किसी भी भित्ति के अंदर या किसी भी सतह पर जब कवक है वो ग्रो करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं,
तो उस सतह पर या उस भित्ति पर अपने शरीर की कुछ संरचनाएं अंदर धंसा देते हैं, जिसके सहारे वो उसमें प्रबल और दृढ़ हो जाते हैं। उसी संरचना को कवक जाल कहते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ इसका एग्जाम्पल लिया जा रहा है, कवक जाल की बात करूँ तो एक कवक है, कवक की प्लांट बॉडी इस प्रकार से। तो कवक की जो जड़ें होती हैं ना, वैसे जड़ों वाला जो पोर्शन है ना, वहाँ जड़ें तो नहीं होती, लेकिन जड़ जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जो किसी भित्ति के अंदर धंस जाती हैं। तो किसी सतह के अंदर धंसी हुई जड़ समान संरचना ही कवक जाल कहलाती है, और उसे ही क्या कहा जाता है? माइसीलियम कहा जाता है। ठीक है। माइसीलियम क्या होता है? कवकों में बनने वाला कवक जाल ही माइसीलियम है, जो किसी सतह से कवक को जोड़ने का कार्य करता है। सवाल नंबर 20, एंडोसाइटोसिस तथा एक्सोसाइटोसिस में अंतर लिखो। अब देखो बेटा, एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है अंतःग्रहण। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ का अंतर्ग्रहण, और इसका मतलब होता है बहिर्ग्रहण, यानी किसी चीज़ को बाहर निकालना तो एक्सोसाइटोसिस, और किसी चीज़ को अंदर लेना वो एंडोसाइटोसिस। जैसे अमीबा, अमीबा भोजन अंदर लेता है, वो विधि कौन सी है बेटा? एंडोसाइटोसिस। और वो अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालता है, वो है एक्सोसाइटोसिस। तो समझ में आ गया होगा, एंडो का मतलब अंदर लेना और एक्सो का मतलब बाहर निकालना। यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या होती है? एंडोसाइटोसिस। और अपशिष्ट पदार्थों को या किसी भी पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या होती है? एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। चलिए मैं एंडोसाइटोसिस के आपको प्रकार बता दूं। एंडोसाइटोसिस बेटा दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, और दूसरा होता है इसमें फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस पहला कौन सा हुआ? पिनोसाइटोसिस, और दूसरा कौन सा? फेगोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है बेटा तरल पदार्थों को अंदर लेना, और फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है ठोस पदार्थों को अंदर लेना। एंडोसाइटोसिस के दो प्रकार हो गए ना, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है तरल पदार्थों को जब अंदर ग्रहण किया जाता है उसे आप पिनोसाइटोसिस कहेंगे। ठोस पदार्थों को अंदर लिया जाएगा उसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 के जो महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस हम लेकर आए थे उसको हमने सोल्व किया है, और मैं ये जो अभी अपने पढ़ा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन प्रश्नों को अच्छे से रफ में नोट कीजिए फेयर कॉपी के अंदर, और उसको दोबारा से पढ़िए। मैं थोड़े से इसको माइनर कर रहा हूँ, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो सारे प्रश्न है बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आधों का पहले ले लो, आधों का बाद में ले लो, इस प्रकार से। फिर सारे के सारे प्रश्न एक कॉपी में लिखकर और उनके आंसरों को दोबारा लिखो। बहुत काम की चीज़ें हैं। ठीक है ना। इसमें से यदि तुम कुछ लिखना चाहो तो लिख लो, यदि आपको कुछ समझना है इधर वाले साइड से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो दोबारा से देखो एक बार, सारे प्रश्न देख सकते हो आप। वीडियो को रोक कर है ना पूरे प्रश्न आप लिख लोगे बेटा आराम से। ठीक है ना। ऐसे ही इधर से कुछ लिखो तो जो काम की चीज़ें हैं आप वो नोट कर लेना। ठीक है। चलो बेटा, धन्यवाद। अच्छे से आप इसकी स्टडी करना। थैंक यू।